साथियों नमस्कार। साथियों, आपने एफडीज के बारे में सुना होगा। लोग बैंक में एफडी कराते हैं जिससे कि उनका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे, लेकिन इस पे उनको 5 से 6% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्या हो कि अगर आपको एफडीज में भी 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाए। जी हाँ, स्टेबल मनी के साथ आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हाई पेइंग एफडीज के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारी बैंक्स होती हैं जो आपको अच्छा रिटर्न ऑफर कर रही होती हैं। आप अपने हिसाब से बैंक को ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपने लिए सबसे बेस्ट सूटेबल बैंक को देख सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके डिपॉजिट सिक्योर हैं, 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है बाय DICGC, जो कि RBI की सब्सिडरी है। अब हम बात करते हैं बजट के ऊपर, मोदी सरकार की नीति के ऊपर और देश में बदलती हुई पॉलिटिक्स के ऊपर। कल आपने बजट के बारे में सुना होगा और आपने सुना होगा कि हमारे देश में 12 लाख तक की इनकम वालों को पूरी तरह से टैक्स से माफी दे दी गई है। इस बात को लेकर के मिडिल क्लास में खुशी की लहर है। लोगों को लग रहा है कि मोदी ने एक बहुत बड़ी उनको राहत दे दी, लेकिन विपक्षी दल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी ने इस स्ट्रोक के साथ उनकी सभी आशाओं को धराशायी कर दिया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पिछले 10 साल में मोदी ने इकोनॉमिक्स के जरिए, अपनी नीतियों के जरिए अपना एक नया वोट बैंक तैयार किया है। कल जैसा कि आपने सुना होगा कि हर तरह के स्लैब वाले व्यक्ति को, कोई कितना भी पैसा कमा रहा हो सालाना, उसको टैक्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला है। लोग इस बात से संतुष्ट भी हैं और इस बात से लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। जो पैसा आप लोगों का बचेगा, लोग उसे कहीं ना कहीं लगाएंगे। हो सकता है कोई उस चीज़ से अपने लिए कोई सामान खरीद ले, कोई उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे, कोई ज़मीन में पैसा लगा करके ज़मीन का टुकड़ा ले ले, कोई टूरिज्म में कहीं हुआ है जिससे टूरिज्म से इकोनॉमी जनरेट होती है, कोई हो सकता है कि भाई अपने घर पे कोई प्रोग्राम कर ले। हर तरीके से पैसा किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी में पहुंचेगा। ये तो एक बात है, लेकिन इससे पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित होती है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, 2016 के आसपास मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, उज्ज्वला योजना स्कीम। आपने सुना होगा उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत जितने भी गरीब तबके की महिलाएं हैं जो गांव में चूल्हे पर खाना बना रही हैं, धुएं में खाना बना रही हैं, उन सबको छोटे छोटे सिलेंडर दिए गए थे और उनको चूल्हे से, धुएं से मुक्ति दिलवाई गई थी। ये चीज़ लोगों को बड़ी कॉमन सी लग रही थी। लोगों को लग रहा था ऐसी कई स्कीम्स आती हैं, चली जाती हैं, ग्राउंड पर लागू होगी नहीं होगी पता नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्कीम अंडर करंट इतना तगड़ा पैदा करके गई कि लगभग 8 करोड़ महिलाओं को उस समय ये स्कीम ने पहुंचाया। और 2017 में जब यूपी का चुनाव हुआ तो यही स्कीम इस तरह का करंट पैदा कर चुकी थी कि बीजेपी को 403 में से 325 सीटें मिली थी। जी, बीजेपी को 312, पूरे एनडीए को 325। अब ये जो योजना थी, यहां से मोदी जी ने जाति और धर्म को परे करते हुए एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार किया था जो महिलाओं के रूप में था। लेकिन अभी भी ये 8 करोड़ थी, देश की जनसंख्या ज्यादा है। फिर समय के साथ आपने गौर किया हो, 2019 में मोदी जी लेकर के आए फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे, 2-2 रुपए की 3 किस्तों के रूप में। पहले इसमें कुछ सेलेक्टेड किसान थे, बाद में पूरे देश के हर किसानों के लिए स्कीम लागू कर दी गई थी। वर्तमान में इस स्कीम के तहत हमारे देश में लगभग 10 करोड़ किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जो उज्ज्वला योजना मैंने आपको बताई थी उसका 2.0 वर्जन भी आया, 3.0 भी आने की कगार पर है। उज्ज्वला योजना के तहत भी अभी तक लगभग हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। तो देखिए, 10 करोड़ महिलाएं पकड़ ली, 10 करोड़ के आसपास किसान पकड़ लिए, 20 करोड़। आप गौर कीजिएगा, जब मोदी जी किसानों के लिए योजना लेकर के आए थे, उसके बाद 3 बिल लेकर के आए किसानों के लिए और फिर सो कॉल्ड किसान आंदोलन होता रहा जो अभी भी चल रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानी आंदोलन है, क्योंकि किसानों का अपना एक संघ होता है, किसानों का अपनी एक आवाज होती है। अगर ये वास्तव में किसान आंदोलन होता तो पूरे देश के किसान उठ खड़े होते और मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते। लेकिन मोदी जी की दूरदृष्टिता देखिए, इस व्यक्ति की मैं आज तक हैरान होता हूं कि यह आदमी अपने समय से 10-15 साल आगे की सोच के चलता है। जिस वक्त ये अपनी स्कीम लेकर के आए उसके ठीक 1 साल बाद से ये सब ड्रामे स्टार्ट हो गए किसान आंदोलन के नाम पर। फर्ज कीजिए ये स्कीम ना आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कीम इस वजह से लेकर के आए, बट इस व्यक्ति को पता है कि जो डीप स्टेट्स हैं वो हमारे देश के किन ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। ये डीप स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं किसानों को, ये कर सकते हैं छात्रों को, ये कर सकते हैं रेल यात्रियों को, ये हमारे देश में कर सकते हैं टैक्स पेयर्स को। समझ रहे हैं आप? तो मोदी जी ने किसानों को अपने पक्ष में करके या उनको पैसा दे करके ऐसा कर दिया कि किसान मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता।
जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, क्योंकि उनको पता है कि हमको 6,000 रुपये देने वाला मोदी ही है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो 2020 में कोरोना काल आया था, जिसमें कई मजदूरों की, कई गरीब लोगों की नौकरियां छिन गई थी और लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपना गुजारा कर सकें। उस वक्त मोदी जी एक स्कीम लेकर के आए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारे देश में लोगों को राशन के तौर पर पहले भी अन्न की व्यवस्था कराई गई, लोगों को सब्सिडीज दी गई, उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड सिक्योरिटी की एश्योरेंस भी दी गई, और उसी एक्ट के तहत मोदी जी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर के आए, जिसके जरिए उस समय कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को महीने भर का मुफ्त अनाज दिया जा रहा था। जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बावजूद भी ये स्कीम को जारी रखा गया और अभी भी हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ जब मैं लोग बोलता हूं तो इसमें ये समझ लीजिए सब लोग आ जाते हैं, किसान भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, युवक भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सब तरह के लोग आ जाते हैं। कितना बड़ा वोट बैंक तैयार हो रहा है। अच्छा, इसमें भी अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, होता क्या है हमारे देश में कि जब लोगों को चीज मिलने लग जाती है ना, स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि हाँ मोदी कर रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेकिन जैसे 6-8 महीने बीतते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो मिलना ही है, इट इज ऑब्वियस, इसमें मोदी ने क्या नया कर दिया। फिर लोगों को अपनी जाति धर्म याद आने लग जाता है और फिर वही पुराने मुद्दे जो होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। फिर आपको नया कुछ ऐसा लाना होता है जिससे कि लोग फिर से लाभार्थी वर्ग में कन्वर्ट हो जाएं। हमारे देश में जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये जितनी भी पार्टीज हैं ये आज भी 1980 1990 वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं, जहां पर इनका उद्देश्य है कि कैसे भी मुसलमानों को अपने पक्ष में करो, पूरे मुसलमानों का वोट बैंक अपने पास हासिल कर लो और हिंदुओं में से किसी एक जाति को तोड़ करके अपने साथ कर लो और अपनी सरकार बना लो। इसलिए आपने देखा होगा कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कहते हैं कि हमें सनातन को हटाना है, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कहते हैं कि कुंभ कराने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, कभी ये लोग डीएमके की सरकार वाले कहते हैं कि भाई सनातन तो एक बीमारी है, इसे इस देश से हटाना है, कभी राहुल गांधी शिव जी का फोटो लेकर के संसद में मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी तो समय समय पर किस तरह से करते हैं आपको पता ही है। ये लोग क्यों करते हैं सब? ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप सनातन की बुराई करोगे तो उधर मुसलमान वर्ग खुश होगा और जितना वो खुश होगा उतना इनके साथ रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये आज भी उसी पॉलिटिक्स में लगे हैं जो आज के 30-40 साल पहले हुआ करती थी, और मोदी जी 2014 से उस पॉलिटिक्स में लगे हैं जहां पर यह जाति का फैक्टर ही नहीं रह जाएगा। आदमी का पेट खाली होता है तो उसे जाति और धर्म नहीं दिखाई देता, उस समय उसका धर्म, उसका भगवान अन्न होता है। उस इंसान को अन्न मिल जाए, उस इंसान को उसका गुजारा मिल जाए, वही उसके लिए सब कुछ है। यह चीज मोदी जी जानते हैं। इसलिए महिलाओं को वोट बैंक के रूप में तैयार करना, मैं आज पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, मैं मोदी जी का गुणगान नहीं कर रहा कि उन्होंने महिलाओं का कल्याण कर दिया। कल्याण हुआ नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार स्कीम्स के जरिए वोट बैंक कैसे तैयार करती है। हो सकता है महिलाओं को लाभ पहुंचाना भी एक उद्देश्य हो, किसानों को लाभ पहुंचाना भी एक उद्देश्य हो, लेकिन दूसरा उद्देश्य यह भी तो है कि वोट बैंक तैयार हो रहा है। हमें उस एंगल से देखना है, हमें पॉलिटिक्स के एंगल से देखना है। तो मोदी जी ने इन किसानों को भी अपने पक्ष में करने के साथ साथ गरीब लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करी। लंबे समय तक इसका असर भी दिखा, 2022 तक, 23 तक जितने चुनाव हुए उन सब में इसका असर देखने को मिला। फिर शायद लोगों को लगने लगा कि ये तो ऑब्वियस हो गया है। अब फिर स्टेट वाइज अलग अलग स्कीम्स लाने का कार्यक्रम चलाया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में तो पुरानी स्कीम चल रही थी, लेकिन अब वो बहुत पॉपुलर हो गई है, जो है लाडली बहन योजना। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को एक धनराशि दी जाती है मंथली, और इसके तहत माना गया कि 2023 में जो एमपी में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को एक अपार सफलता मिली, जिसको बीजेपी ने दोहराया महाराष्ट्र के चुनाव में जो अभी 2-3 महीने पहले खत्म हुए हैं। और महाराष्ट्र में भी बीजेपी किस तरह से जीती है हम सबके सामने है। उसी तरह की योजना का ऐलान अब बीजेपी ने दिल्ली में किया है कि दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2500 रुपये हर महिला को हम देंगे। देखिए, पैसे पहुंचाना गलत है, मैं मानता हूं ये स्कीम ये गलत है, इस तरह की स्कीम ये नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में हमें फ्रीबीज रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी महिला को, पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को पैसे क्यों दें? आप उसको ऐसे अवसर दीजिए जिससे वो अपने आप को मजबूत बना ले। हालांकि सरकार उन अवसरों के प्रति भी कारगर साबित हो रही है, उनके लिए स्कीम्स लेकर के आ रही है, सारा कुछ है, लेकिन पैसे देना ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज और, सरकार ने जैसे ये जो मुफ्त राशन दिया गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मुफ्त राशन सरकार ने सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोरोना काल में दिक्कत आ रही है। सरकार ने इसे आगे इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि एक गरीब आदमी जो पैसे कमाता है उस पैसे का पूरा उपयोग हो जाता है घर का लालन पालन करने में ही। एक गरीब आदमी दिन का मान लो 400 रुपये कमाता है, उन 400 में से 250 रुपये तो उसका अन्न में,
तेल में, सब्जी में, इन सब में चला जाता है। फिर बचे 250 रुपये, उसमें बीमारी वगैरह वगैरह। अगर उसको कोई ऐब है, दारू वारू पीता है तो उसमें चला गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। सरकार ये करना चाहती है कि भाई देखो, तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम खाने पीने पे खर्च मत करो, तुम इसको बाकी जगह खर्च करो, तुम इसको अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करो, तुम इसे अपने दवाई गोली के लिए खर्च करो, हालांकि उसको भी सरकार इंश्योर कर रही है। तुम इसको बाकी चीज़ों में देखो क्या कर सकते, कपड़े खरीदो, तुमने चप्पल खरीदो, तुम कहीं यात्रा करने जाओ, तुम कुछ अपने लिए खाने पीने का फास्ट फूड खरीदो, इससे इकोनॉमी में तुम्हारा पैसा जाएगा। वरना तुम जितना मेहनत करके आ रहे हो वो तुम्हारा खाने पीने में निकल जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो सरकार चाहती है कि आदमी की आमदनी का एक बड़ा सेक्शन ऐसा बचे जो इन्वेस्ट होकर के कहीं और जाए, चाहे वो किसी ठेल पर जाकर के मूंगफली खरीद ले, वो उसमें चला जाए, मगर जाए, ये उद्देश्य था। लेकिन सरकार जब सीधा सीधा पैसा दे देती है किसी के हाथ में, तो वो जो है उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि पैसा दे देना इकोनॉमी में हो सकता है चला भी जाए, हो सकता ना भी जाए, बट इसके दुरुपयोग बहुत हो सकते हैं। आज आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास व्यवस्था है कि हम मध्य प्रदेश को घाटे में नहीं जाने देंगे, हम महाराष्ट्र को घाटे में नहीं जाने देंगे, लेकिन जब आपको देख करके बाकी सरकारें ऐसा करने लग जाएंगी, तो वो ये नहीं देखेंगी कि उनका स्टेट घाटे में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सिर्फ वोट बैंक के लालच में जो मन में आएगा बोल देंगी। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, वो फ्री करने में लगा हुआ, दिल्ली को घाटे में लेकर के चला गया। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। आपको देना है अन्न दे दो, आपको देना है शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, आप कपड़े दे दो, आप कुछ भी दे दो, कहीं घुमाने ले जाओ, फ्री यात्रा करवा दो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पैसा देना ठीक नहीं है। अब हम फिर कह रहे हैं कि हम उस चीज़ पर बहस नहीं कर रहे कि ये बड़ा कल्याणकारी योजना है या नहीं है, हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित हो रही है। तो यहाँ से भी मोदी जी ने वो जो उनका महिला वोट बैंक था उसको और मजबूती से अपने साथ खींच लिया। अभी भी कुछ लोग थे तितर बितर हो रहे थे, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो मिडिल क्लास है, जो दिल्ली में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, हैदराबाद में रह रहा है, एक बड़ा सेक्शन है जी देश का। हमारे देश में जो टैक्स जमा करते हैं वो 1.6% है पूरी पॉपुलेशन के, और उनमें भी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 12 लाख से कम है। सोचिए, उन सब का टैक्स माफ कर दिया मोदी जी ने और कहा कि भाई अब देखो, तुम 12 लाख से नीचे कमाते हो तो तुम्हें टैक्स देना ही नहीं है। सोचिए, एक नया वोट बैंक अब तैयार हो चुका है, जो शहरों में जाकर के नौकरी करता है, जो सुबह मेट्रो में जाता है, जो अपनी गाड़ी से जो है दफ्तर जाता है, जिसकी मंथली इनकम 90,000, 1,00,000, 80,000 ऐसे करके है, ये भी अब मोदी का वोट दे रहा है। अब जानिए, अब कोई कितना भी जाति कर ले, इस चीज से आगे नहीं निकल पाएगा। ये है मास्टर स्ट्रोक। आप समझिए, हमारे देश में पॉलिटिक्स चेंज कैसे होती है, आप पिछले 10 साल को पढ़ के देखिए। 10 साल पहले यही होता था, मुसलमान, दलित, यहाँ पर ब्राह्मण के वोट नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर दलित के वोट नहीं पड़ेंगे। मैं ऐसे एक पत्रकार को देख रहा था, वामपंथी पत्रकार, वो दिल्ली का एनालिसिस कर रहा था और बोल रहा था कि भाई इसमें 12 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पर दलित डोमिनेटेड हैं, 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, तो यानी ये 20 सीटों पर तो बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी। अरे भाई, तुझे पता ही नहीं है कि बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी ऐसा बीज बो रही है कि इसके साथ आप सब जोड़ रहे हैं मुसलमानों को छोड़ करके, कि उनका रेडिकल सोचे, उनको नहीं आप कुछ कर सकते। मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। अगर इसी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो फिर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली बीजेपी ने? बताइए, यूपी में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली बीजेपी ने? ये तो उसका थॉट प्रोसेस ही गलत है। इसलिए पत्रकार कभी भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो आज भी यहाँ दलित कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, बनिया कितने हैं, उस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने पैराडाइम शिफ्ट ऐसा किया है कि आपको एनालिसिस इस हिसाब से नहीं, बल्कि इस हिसाब से करना चाहिए कि भाई यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने का इतना रुपया मिल रहा है, या जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, यहाँ पर कितने बुजुर्ग हैं, यहाँ कितने नौकर पेशा हैं, यहाँ कितने 12 लाख से कम वाले हैं, यहाँ महिलाएं कितनी हैं। अगर इस एंगल से बात होगी तब देश जो है विकास की ओर जाएगा। हमें जातियों और धर्मों की चर्चा को छोड़ करके अब इस तरह की चर्चा पर अगर हम आएंगे तो हम सबके लिए फ्रूटफुल होगा। ये मोदी जी चेंज करना चाह रहे हैं देश के बारे में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल का बजट दिल्ली के चुनावों को ध्यान में रख कर के आया है, या आने वाले बिहार के चुनावों को ध्यान में रख कर के आया है। नहीं जी, मोदी इतना छोटा नहीं सोचता। अगर उसे इतना छोटा सोचना होता तो ये बजट पिछले साल लोकसभा से पहले आता। लोकसभा के इलेक्शन में 240 सीट लेकर के जो ये बैठे हैं, ये दुर्दशा नहीं होती। मोदी इतना छोटा नहीं सोचता। ये पूरा एक एनालिसिस है। तो आप सब लोग कभी भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का विश्लेषण करें या कभी जानने का प्रयास करें तो जाति धर्म ना देख करके लाभार्थी वर्ग का प्रपोर्शन देखिए और देखिए कि कितना लाभ उनको मिला है, तब सही एनालिसिस होगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके अपनी एफडीज पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाइए। अपने घर वालों को बताइए, दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, 5 से 6% के लाभ में ही फंसे ना रह जाएं। जय हिंद।